आज अपने नेक्स्ट लेसन आया है, लेसन 10 एसएसटी में, द मुगल एम्पायर। इसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल अपने पढ़ रहे हैं मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड कहां से कहां तक था? 8th सेंचुरी से लेकर 13 तक तो प्री था, प्री मेडाइवल पीरियड। और 13 से 18 तक जो मोमडन्स का पीरियड है, ये 500 ईयर्स सेंचुरीज का 500 ईयर्स का जो पीरियड है, मोमडन पीरियड। तो इससे पहले 300 या 300 के लिए सल्तनत पीरियड पड़ा। और अब क्या है कि मैंने 200 साल के लिए, 200 साल के लिए पढ़ेंगे मुगल्स। बेसिकली ये भी मोमडन्स थे। इन दोनों का पीरियड कुल मिलाकर जो मोमडन्स का राज है, मोमडन्स रूल है, वो 500 ईयर्स का हो गया। और इसको लेट मेडाइवल पीरियड में पढ़ते हैं। तो लेट मेडाइवल पीरियड में जो मुगल पीरियड है, मुगल इरा है, वो 200 ईयर्स का है। जो यूं समझिए कि पानीपत का फर्स्ट वार जो था 1526 से 1707। 1707 का मतलब है कि औरंगजेब की मौत। औरंगजेब के बाद में मुगल जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, खत्म हो गया था। मरते समय उसने कहा भी था। और यहां पर 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार, ये बाबर ने जो इब्राहिम लोदी के साथ किया था, सल्तनत काल के राजा से, सुल्तान से, इससे लेकर 1707 तक, ये मुगल पीरियड गोल्डन पीरियड कहलाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु वर द मुगल्स? हु वर द मुगल्स? भाई, जो स्लेव थे, खिलजी थे, तुगलक थे, आपके सैयद थे, लोदी थे, ये तो अफगान थे, अफगानिस्तान से आए हुए यहां राज कर रहे थे। तो मुगल्स कौन थे? वेदर दे आर डिफरेंट फ्रॉम सल्तनत अफगान्स, या मुगल्स बिलोंग्स टू मिडल ईस्ट। यू मीन द नेशन प्रेजेंट नेशन उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह के जो नेशन है 4-5 मिडल ईस्ट एशिया में, वहां के लोग थे। तो ये अफगानिस्तान से ऊपर, यहां इससे ऊपर के एरिया में यहां पड़ेगा। तो उधर से आने वाले जो थे इंडिया, उसमें बाबर का नाम एक नंबर पर है, जिसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वहां से उसको ऊपर से मध्य ईस्ट से जो लोग थे उन्होंने इसको निकाल दिया था। अब इसको करना था रूल। तो इसने सोचा कि मैं नया रूल बनाता हूं, नया राज बनाता हूं। तो ये नए राज के चक्कर में ये इंडिया की तरफ मूव कर गया। और इसलिए भी मूव कर गया कि जो लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी जो दिल्ली में बैठा था, उसका दुश्मन था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ने इसको इनवाइट कर लिया बाबर को कि आप आइए और दिल्ली कब्जा कर लीजिए। ये जो लोदी बैठा हुआ है ये निकम्मा और कमजोर है, आप आसानी से इस पर कब्जा कर लोगे। बाबर ने उसकी दौलत खान की बात मान ली, दौलत खान लोदी की। और जो हरियाणा में जो पानीपत है, यहां अपनी सेना लेकर डट गया।
और 1526 का पानीपत का फर्स्ट वार हुआ। यहां से शुरू करने से पहले ये बता दूं मैं आपको कि हुवर द मुगल्स, इसका आंसर तो अभी तक आया नहीं। भाई जो क्रूएल से क्रूएलेस्ट थे चंगेज खान, चंगेज खान की तरफ से तो बाबर की मां थी, और क्रूएल से क्रूएलेस्ट तैमूर, जिसका सल्तनत काल में तुगलक के टाइम में अटैक भी हुआ था तैमूर लंग ने, वो फादर की तरफ से था। तो मां और बाप बाबर में दोनों के खून मिले हुए थे। कैसा खून? क्रूएल और क्रूएलेस्ट। तो मुगल्स जो थे वो मध्य पूर्व के जो मुसलमान थे, वो उनको आप मुगल्स कह सकते हो। तो आंसर आ गया आपको, मुगल्स कौन थे? अफगानों से तो डिफरेंट हो गए ना, इसलिए इनका डिफरेंट पीरियड में पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये इनको पढ़ने से एक फायदा ये है कि अपने जैसे सिकंदर लोदी ने आगरा कैपिटल ट्रांसफर कर दी थी, तो ये इनकी कैपिटल भी ज्यादातर ये आगरा को ही कैपिटल मानते थे। आगरा में रहे तो आगरा कैपिटल के में रहे, तो मुगल एक ही डायनेस्टी हो गई। 8 से लेकर 13 सेंचुरी तक के अपने बहुत सारी डायनेस्टी पढ़ी, हिंदू डायनेस्टी, और उनकी तरह तरह की भिन्न भिन्न प्लेसेस के ऊपर अलग अलग जगहों के ऊपर कैपिटल्स भी पढ़ी। जब सल्तनत का पीरियड बढ़ा तो डायनेस्टी तो 5 पढ़ी, लेकिन कैपिटल एक दिल्ली पड़ी। अब धीरे धीरे सिमट कर मामला जो है एक ही डायनेस्टी पर आ गया। वो कौन सी डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी। हाँ, इसके अंदर जो एम्परर हुए, किंग हुए, उनको पढ़ेंगे अपने। वो एम्परर जो है, 6 एम्परर जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। तो 6 एम्परर के हिसाब से अपने इस लेसन का सोर्स कोड बनाते हैं। बी, और बी के बाद में हज। मोहम्मडन्स के लिए हज इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। हज, 3 एम्परर हज में आ गए, और लास्ट में ऐसे। तो बी के बीच में हज और ऐसे, ये सोर्स कोड है अपना आज के लेसन का। इससे इस सोर्स कोड से अपने को लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका बाबर का मैंने बता दिया आपको। बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सॉरी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार विन करता है। इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हुआ। फिर अब इसको तो मुगल एम्परर वापस तो जाना नहीं था, यहीं रहना था इसको, यहीं अपना साम्राज्य एम्पायर बनाना था। तो इसका एक्सटेंशन भी करना था। एक्सटेंशन के लिए इसने 27 में राणा सांगा के साथ खानवा का वार लड़ा। खानवा का वार, उसमें ये कम संख्या में होते हुए बाबर राणा सांगा से जीत गया। तो राजपूतों का जो एरिया था वो इसके प्रभाव में आ गया। फिर कुछ राजपूत बचे हुए थे। एमपी में चंदेरी जगह है, वहां चंदेरी के अंदर बचे हुए राजपूतों को इसने हराया। 100% प्रभुत्व है राजपूतों पर जमाने के लिए। बचे हुए राजपूत जो थे
वहां चंदेरी में इकट्ठे हुए थे मेदिनी राय के, तो उस मेदिनी राय को हरा दिया उसने 28 में। चंदेरी का युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी, और एक बार और लड़ा इसने 29 में, घाघरा। घाघरा रिवर के पास जो गंगा में मिलती है, जो अयोध्या से आती है, अयोध्या में इसका नाम है सरयू, और आगे आके जब गंगा में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा। इस नदी किनारे इसने, जो अफगान थे वो भी उन मुगलों के खिलाफ थे, इब्राहिम लोदी, सूरवंश, तुगलक, सारे खिलाफ थे, वो इकट्ठे हो गए बाबर के खिलाफ। बाबर ने क्या, उनको घाघरा के युद्ध में हरा दिया। तो इधर राजपूतों को सबड्यू कर दिया, अफगान सरदारों को सबड्यू कर दिया, और अपना मुगल एम्पायर स्थापित कर लिया दिल्ली में। इसका इंपॉर्टेंट काम जो बाबर का जो था, जिससे इतिहास का भी पता लगता है, ऑटोबायोग्राफी। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तुझके बाबरी, तुझके बाबरी। ये मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ए का मतलब का होता है, बाबर के तुझके किताब। इसमें 30 पेज है उस समय की इंडिया के बारे में। इसने लिखा है कि बरसात का मौसम ऐसा होता है इंडिया में, नदी नाले उफान पर होते हैं, एकदम से पानी आ जाता है, सूखा होता है एकदम से पानी आ जाता है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, एक लंगोटी सी बांधते हैं, मतलब धोती को उसने लंगोटी बताया, क्योंकि उधर वाले तो तहमत बांधते थे ना, तो ये लंगोटी, एक लंगोटी सी बांधते हैं। कुछ इस तरह की बातें उस खुद के बाबरी में भारत के बारे में उसने लिखा। इतना ही काफी है इसके बारे में। तो अब जो दूसरा कोड है हुमायूं। बाबर के 4 लड़के थे, सबसे बड़ा लड़का ये हुमायूं था। जब ये हुमायूं बीमार पड़ा तो उसने कोई सौगंध खाई कि हे अल्लाह, मेरे को बीमार कर दो, मेरे लड़के को ठीक कर दो। कहते हैं कि ऐसा बोलते वो खुद बीमार, बाबर खुद बीमार हो गया, और हुमायूं जो है ये ठीक हो गया, और बाबर जो है 1530 में गुजर गया, मर गया। उसके बाद में गद्दी पर बैठा हुमायूं, जिसका मतलब होता है लक, भाग्य। ये भाग्यवान गद्दी पर बैठा मुगल। 32 में इसने, इसके वार के बारे में पढ़ते हैं। 32 में इसने, एक अफगान होता था शेर शाह सूर, उसने एक गंगा के साउथ साइड में एक किला है यूपी में, वाराणसी के पास में, चुनार का किला, आजकल उसको चंद्रकांता का किला कहते हैं। एक बार सीरियल आया था दूरदर्शन के ऊपर, चंद्रकांता, उसकी शूटिंग इस चुनार के किले में होती रहती थी। रहस्यमयी, कुछ मिस्टीरियस टाइप के आयार वगैरह और भूता टाइप भी दिखाते थे। नोवेल था देवकीनंद गुलेरी का, वो चुनार के किले में शूटिंग हुई थी। तो ये यूपी के अंदर, ये वाराणसी के पास ये चुनार का किला है, ऊपर गंगा है और ये चुनार का किला। 32 में शेरशाह सूर से हुमायूं ने उसको हराया और ये चुनार का किला ले लिया। चलो ठीक है, जो जीत हो गई इसकी। ये जीतने के बाद में, ये बाद में
इधर बंगाल, पूरा बंगाल विन करने के लिए आगे बढ़ गया, पीछे रह गए शेरशाह सूर हारा हुआ। तो हारा हुआ शेरशाह सूर बड़ा खतरनाक था। उसने अपनी दोबारा से जो फौज थी उसको संगठित किया और रास्ते को रोक लिया कि वापस बंगाल से आएगा तो उसकी अपने उसको उसको देख लेंगे हुमायूं को जो वापस आएगा। ऐसा ही किया इसने। 39 और 39 में शेरशाह सूर, ये चौसा जगह है, चौसा का युद्ध, ये गंगा के किनारे हैं सारे, ये सारे हुमायूं के युद्ध गंगा के किनारे हुए। चौसा चौसा का युद्ध शेरशाह सूर जीत गया। अब उसने सोचा इतने बड़े सम्राट को हरा दिया, उसके तो हौसले बुलंद हो गए शेरशाह सूर के। और लगते ही अगली अगली बार जो है, जब हुमायूं अपनी पूरी फौज के साथ गंगा के किनारे कैंप कर रहा था कन्नौज में, यहाँ जो वापस आ रहा था बंगाल से, यहाँ कन्नौज में बीचों बीच, कन्नौज का 200 ईयर्स का वार जो हिंदू डायनेस्टी थी उसके बीच में पड़ा था। अपने 3 डायनेस्टी लड़ी थी कन्नौज के लिए। तो यही कन्नौज के बाद जो है 1540 में कन्नौज वार में शेरशाह सूर ने हुमायूं को बिल्कुल खत्म कर दिया और ये जान बचाकर भागा वहां से, वही मर जाता है हुमायूं। और शेरशाह सूर इसका पीछा करते 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 इसको, जब हुमायूं यहां से भागा इस तरह से होता होता, ये गुजरात से, इधर से गुजरात नहीं आया, ये सीधा ही जल्दी से इधर राजस्थान में एंटर हुआ हुमायूं। शेरशाह सूर पीछे था, तो अपनी जान बचाने के लिए ये इधर ईरान के शाह के पास शरण ली, इसने ईरान चला गया हुमायूं, वहां अपनी जान बचाई। इसी भागते समय क्या है कि जो पाकिस्तान में चला गया अमरकोट सिंध में, वहीं पर अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था भागते समय, हुमायूं का लड़का, जो आगे अपने पढ़ेंगे। ये एच को अपने डी कोड किया हुमायूं, और जब हुमायूं का नाम आएगा तो शेरशाह सूर का जरूर नाम आएगा, क्योंकि इसने सूर वंश, सूर डायनेस्टी जो है मुगलों को हराकर 1555 तक सूर रहे, हुमायूं को भगा दिया था। हुमायूं भी जोरदार था, वो ईरान के शाह से सेना वगैरह और लेकर वापस अपना राज हथियाने के लिए, वापस लेने के लिए 1555 में आ गया था। और शेरशाह सूर का जो आखिरी जो था डायनेस्टी में बैठा हुआ जो सुल्तान, उसको हरा दिया, इस्लाम शाह को, और दिल्ली पर काबिज हो गया। वापस मुगल एम्परर हुमायूं अपनी गद्दी ले ली 1555 में। तो हुमायूं का नाम आता तो शेरशाह सूर का नाम जरूर पढ़ना पड़ता है। हालांकि ये कालिंजर के किले को लेते समय बारूद में विस्फोट में खुद मारा गया था 1545 में शेरशाह सूर। शेरशाह सूर का नाम कैसे पड़ा? इसका बचपन का नाम तो फरीद था, फरीद। लेकिन फरीद ने क्या है कि एक लोयन को मारा था, लोयन से मुकाबला हुआ फरीद का, फरीद ने लोयन को मार दिया था, तो उसके बाद में इसका नाम शेर हो गया। तो शेर शाह है, शाह का मतलब होता है राजा, किंग, शाह का मतलब किंग। अब जो हुमायूं का लड़का है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ए को डी कोड करते हैं अपने,
जैसे अपने चोल वंश को काफी डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि डिटेल में पढ़ने लायक ही था। अपने सल्तनत एरा में अलाउद्दीन को डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि पढ़ने के लायक ही था। कुछ इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की नीतियां उसने, अलाउद्दीन ने लागू की थी। नाप तो जमीनों का और रेवेन्यू, फौज को सही रखना, वो जो चीजें थी वो शेरशाह सूर ने भी अपनाई थी अलाउद्दीन वाली, और शेरशाह सूर ने जो अपनाई थी उसको अकबर ने लागू किया था बाद में। तो इसलिए अपने को क्या है कि अकबर को बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये अकबर अपने गद्दी नशीन होते ही कि मुगल एम्पायर को फैलाना है, एक्सपेंड करना है, और इसके लिए उसने दो तरीके अपनाए। एक तरीका तो इसने अपनाया मैरिज का। मैरिज का इसमें जो राजपूत थे उनसे ये मैरिज रिलेशन स्थापित करके, सगे संबंधी का संबंध स्थापित करने के बाद ये राजपूत जो है अकबर के लिए काम करते रहे। राजपूतों में प्रभाव अपना मैरिज, ड्यू टू मैरिज बढ़ता गया। मैरिज का एक एग्जांपल देख सकते हो आप, जयपुर के पास में जो आमेर है उसको अंबर कहते थे। अंबर, अंबर के किंग बारमल ने अपनी लड़की अकबर से ब्याही, जोधाबाई। जोधाबाई का मतलब ये नहीं है कि उसका नाम तो और हो सकता है। राजपूत में जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसको जोधाबाई कहते हैं। तो कोई ये मत समझना कि कोई जोधपुर से थी जोधाबाई। अंबर के राजा भारमल की लड़की थी, और भारमल का लड़का था भगवान दास। भगवान दास, और भगवान दास का लड़का था मान सिंह। जिसने हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से राणा प्रताप के खिलाफ कमान संभाली थी अकबर की, मान सिंह। और जितना भी उधर अफगानिस्तान की तरफ से, काबुल, कंधार, इधर बंगाल की तरफ से या एमपी में जितना भी एक्सपेंड किया, सारे अभियान में मान सिंह को अकबर जरूर भेजता था, क्योंकि ये काफी ब्रेव और बड़ा वीर साबित हुआ था अकबर के लिए। ये मान सिंह नौरत्नों में भी शामिल था। तो एक तरीका तो अकबर का मैरिज से वो अपने साम्राज्य को फैलाता था। दूसरा था वार्स। 61, 62, 61 में मालवा में युद्ध करके मालवा जीत लिया। 64 गोंडवाना। आजकल जो छत्तीसगढ़ वगैरह है और ये उड़ीसा की तरफ का इलाका है, इसको गोंडवाना इलाका कहते हैं, उधर फैलाया इसने 64 में। 68 में चित्तौड़ पर अटैक किया इसने, यहां भी जोर किया। सबसे ज्यादा यहाँ जो हिंदू मंदिर वगैरह इतिहास में जो तोड़े अकबर ने, हालांकि इस घटना के बाद में उसने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो जौहर हुआ और जो राजपूतों
का कत्लेआम किया बाबर ने, सॉरी अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, वो एक उसके इतिहास में काला धब्बा है। क्योंकि ये जो 6 कोड है, द ग्रेट, या तो अशोक के लगता या अकबर के आगे लगाते हैं द ग्रेट। लेकिन ये जब चित्तौड़ वाली बात आती है तो ये ग्रेट नहीं रह जाता। फिर वापस जाते हुए इसने रणथंभौर जीत लिया। इसके बाद में फिर इसने 76 में, आपको पता ही है, गर्मियों के दिनों में हल्दी घाटी में युद्ध किया। तो हल्दी घाटी में हालांकि कहते हैं कि अकबर जीता, लेकिन इसमें जब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो न तो राणा प्रताप जीता और न ही अकबर जीता, यानी मान सिंह जीता। क्योंकि राणा प्रताप के युद्ध के मैदान को छोड़ने के बावजूद भी वो राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए, वो ढूंढ नहीं पाए। रिजल्ट जीत हार का नहीं निकला हल्दी घाटी के युद्ध में। और मेवाड़ के जो राजपूत थे वो कभी भी अकबर के अधीन नहीं आए। बाद में एक संधि हुई थी, आगे अपने पढ़ेंगे, मेवाड़ की संधि। ये 76 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी इसलिए कि वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी पीले से रंग की थी, इसलिए हल्दी घाटी नाम हो गया इसका। और इसी समय वो फिर भागकर बंगाल की तरफ गया, बंगाल को अपने अंडर में ले लिया, बंगाल को ले लिया। 86 में 1586 में कश्मीर लिया इसने, कश्मीर लिया। और 87 में यूं समझिए कंधार लिया। और 88 में ये सिंध लिया इसने, इधर तक फैला लिया इसने। बंगाल को कब्जे कर ही लिया था, इधर भी इसने अपने कब्जे कर लिया। अब बात रह गई, जैसे कल आया था कि सुल्तानों में ऐसा कौन सा सुल्तान था जो विंध्य पर्वत को पार करके साउथ तक गया। मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन ही गया था। अब क्या, अकबर ने सोचा कि अब मैं साउथ की तरफ मूव करता हूं। साउथ की तरफ मूव किया इसने। तो यहां अहमदनगर, महाराष्ट्र में अहमदनगर है, विंध्य को पार करके इसने अहमदनगर पर घेरा डाला। यहां की शासक थी चांद बीबी। उसने काफी मुकाबला किया चांद बीबी ने अहमदनगर को बचाने के लिए, लेकिन अकबर ने धोखे से किले के गेट खुलवा लिए और अहमदनगर को जीत लिया। साउथ में अहमदनगर जीत लिया। अहमदनगर के पास बाद में क्या है कि यह एरिया जो है ये बरार का आता है, बरार का एरिया भी इसने ले लिया। और बरार के पास में यूं समझो, बरार की राजधानी खानदेश 1601 में खानदेश। क्वेश्चन बन जाता है ये कि अकबर के टाइम में फॉलोइंग अहमदनगर, बरार, खानदेश कौन से नहीं मिलाए गए, कौन से मिलाए गए, इसमें क्वेश्चन बन जाता है। ये खानदेश इसकी आखिरी लड़ाई थी अकबर की। और 1605 के अंदर ये पेट की बीमारी पेचिस होने से जलालुद्दीन मोहम्मद मर गया था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और
जो भी थे सिस्टम थे फौज के, और जैसे अलाउद्दीन के पढ़े थे वैसे पढ़ेंगे अपने। लेकिन हाल में तो यहाँ विराम देते हैं अकबर को। हाँ, मैं ये आपको बता दूं भाई, यदि इस लेसन से बोर हो तो बिना इजाजत के क्लास से बाहर जाकर आप रेस्ट कर सकते हैं। इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अपना रेस्ट करें। मन में आए तो क्लास में आए, कुछ समझ में आ रहा हो तो। बोर मत होना। हुमायूं के बाद में दिल्ली पर काबिज की, ये बताया नहीं मैंने, पानीपत का सेकंड। पानीपत फर्स्ट में तो इसका दादा था बाबर, और सेकंड में 1556 में शेर शाह सूर का लास्ट था आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। और दादे के साथ भिड़ा था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। यहाँ आदिल शाह का प्रधानमंत्री होता था हेमू, रेवाड़ी का एक बढ़िया था हेमू, वो सेनापति था उसका। तो हेमू बड़ी वीरता से ब्रेवरी से लड़ रहा था पानीपत में सेकंड में, लेकिन उसकी आंख में तीर लग गया और सेना उसकी भाग गई तितर बितर, वरना वो अकबर को हरा देता। पानीपत सेकंड के बाद में अकबर दिल्ली पर काबिज शक्ति अर्जित कर ली उसने। अब हज में आपका रह गया जहांगीर। जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहां का मतलब होता है वर्ल्ड, विश्व, और गिर का मतलब होता है विक्ट्री। वर्ल्ड को विक्ट्री करने वाला जहांगीर। पहले ताजपोशी से पहले नाम होता था इसका सलीम। एक अनारकली फिल्म में सलीम के किस्से काफी आते हैं। तो उसके बाद में ये गद्दी पर बैठा, अकबर की गद्दी पर जहांगीर, और 1527 तक रहा। अब 1527 तक ये क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहला काम तो इसने किया, मेवाड़ पर दावा बोला। दावा तो नहीं बोला, लेकिन मेवाड़ वाले राजाओं को सबको समझा के उसने ये कहा कि आप मेरे अंडर में आ जाइए, बस आपको कोई भी मुगल मुसलमान आपको कुछ भी कोई नहीं कहेगा, आप अपने स्वतंत्रता से रहे। आपके साथ मुगल्स जो है कोई रिश्तेदारी नहीं करेंगे, बेटी ब्याह करना आपसे कोई जरूरी नहीं है। बस आप ये एक ही बात बोलिए कि हम मुगलों के अधीन है, मुगल हमारे सुपर बॉस हैं, बस इतना ही करना है। तो कह सकते हैं कि मेवाड़ जहांगीर ने जीत लिया। यूं कहिए कि मेवाड़ ने जीता गया ने हारा गया, दोनों पक्षी जीत गए, दोनों पक्षी हार गए। तो जहांगीर का मेन यही था। और दो आदमी इसके टाइम में यूरोप से आए थे, हॉकिंस। ट्रेवेलॉग्स में मैंने पढ़ाया भी था। ये 3 साल तक रहा था, और 1611 ये 1611 में वापस गया था। सॉरी, ये 15 नहीं है, 1627 तक। कोई आदमी पीछे थोड़ी जा सकता है। 1627 में जहांगीर का राज रहा यहां तक, अकबर के बाद। हॉकिंस आया था अंग्रेज, इससे इसके दरबार के हालचाल वगैरह उसने लिखे थे। हॉकिंस के बाद में 1615 तक वहां की रानी का, किंग क्वीन जो थी ब्रिटेन की, उसके द्वारा भेजा गया था, थॉमस रो।
इसने जहांगीर से इजाजत सैंक्शन करवाई कि सूरत में अंग्रेज फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, व्यापार करेंगे। ये इजाजत थॉमस रो ने जहांगीर से दिलवाई थी। और जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे बाबर ने, इसके परदादा ने, जहांगीर के परदादा ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वैसे इसने भी लिखा था एक ऑटोबायोग्राफी, जहांगीरनामा। ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इसने जहांगीरनामा नाम से। अब जैसे हुमायूं का नाम आया तो आपको शेरशाह सूर पढ़ना पड़ा, और जैसे जहांगीर का नाम आएगा तो नूर को पढ़ना पड़ेगा, नूर ए जहां। जहां का मतलब मैंने बता दिया आपको, वर्ल्ड, दुनिया की रोशनी। नूर का मतलब रोशनी, नूर जहां। इसका बाप गैसुद्दीन अपने फैमिली सहित इधर इंडिया में नौकरी करने के लिए आया था। गैसुद्दीन की लड़की थी ये। जहांगीर ने इसको एक बार कोई कैंप में देख लिया था और उसको इसने शादी कर ली इससे, नूरजहां से। नूरजहां के बस में इतना था कि सारे ऑर्डर, सारे शासन यूं गई है कि ये खुद तो शराब पिए पड़ा रहता था, नूरजहां ही चलाया करती थी सारा शासन। नूरजहां का बाप एतमाउद्दौला था, गैसुद्दीन नहीं था, एतमाउद्दौला। अपने बाप के नाम से आगरा के फोर्ट में एक ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एतमाउद्दौला का मकबरा है, उसे नूरजहां ने बनाया था। तो आप ऐसा देखते ही इसको, अरे ये तो ताजमहल है। तो हम कह सकते हैं जो शाहजहां मुमताज महल, इस नूरजहां की भतीजी थी मुमताज महल, जिसके मरने पर नूर जहांगीर के लड़के शाहजहां ने, खुर्रम ने जो ताजमहल बनाया था, वो एतमाउद्दौला टॉम्ब की कॉपी थी। पूछ सकते हैं कोई ऐसा मॉन्यूमेंट बताओ जो ताजमहल से मेल खाता हो, जिसका नक्शा ताजमहल बनाने में काम में लिया हो। एतमाउद्दौला का टॉम्ब नूरजहां ने बनाया था। इसके अलावा जहांगीर के बारे में कोई खास नहीं है पढ़ने के लिए। ये शाहजहां, हज हो गया। इसका बचपन का नाम था खुर्रम, जहांगीर का लड़का था खुर्रम। गद्दी पर बैठा तो उसने नाम रख लिया अपना शाहजहां। जहां का मतलब वर्ल्ड और शाह का मतलब किंग, दुनिया का किंग। शाहजहां ने ज्यादा कुछ, क्योंकि एक्सपेंस तो हुआ ही था ऑलरेडी, जो कोई विद्रोह कर रहे थे उनको दबाया इसने। बुंदेलखंड के अंदर क्या विद्रोह हुआ बुंदेलों का, तो इसने 1631 में इस विद्रोह को दबा दिया। साउथ के अंदर खाने जहां लोधी था, खान ए जहां, विश्व का खान, खाने जहां लोधी, लोधी था वो, इसने विद्रोह किया, इसको दबा दिया। खानदेश तक तो इसका दादा यहां तक तो आ ही गया था। ये जो कर्नाटक है इसको बीजापुर कहते हैं, या आदिल शाह बैठता था, आदिल शाही कहते थे। ये बीजापुर, इसको कर्नाटक को पहले बीजापुर कहते थे।
और इधर जो आंध्र प्रदेश है इसको गोलकुंडा कहते थे, हैदराबाद। ये जो हैदराबाद है ये गोलकुंडा और ये बीजापुर, दाएं बाएं। तो पहले बीजापुर को दबाया कि पैसे दिया करो आप, चोट दिया करो आप। शाहजहां ने अंडर में लिया इसको, बीजापुर को, आदिल शाह को। और यहां थी निजाम शाही, निजाम हैदराबाद का। यहां निजाम को बोला कि तू भी चोट दिया कर गोलकुंडा वाले निजाम को। कहने का मतलब है कि शाहजहां यहां तक आ गया। तो रिवोल्ट दबाने का ही ज्यादा काम रहा शाहजहां का। एस डिकोड हो गया, बस इतना काफी है। अब औरंग की तरफ आइए। औरंग, औरंगजेब, मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। और शाहजहां का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। जहांगीर का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। औरंगजेब के समय ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था और दूसरे धर्म के इवन शिया मुसलमान होते थे उनको भी मारता था। कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, सुन्नी, सबसे बढ़िया धर्म यही है। औरंगजेब इस धर्म के चक्कर में हर किसी को दबाना चाहता था। जो अकबर ने, मतलब जब भी मेडाइवल पीरियड में ये मुसलमान जो शासक आए, इन्होंने मुसलमान के अलावा कोई दूसरी जाति का कोई भी होता था, हिंदू क्रिश्चियन कोई भी, तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था, जजिया। तो यहाँ आराम से रह सकते थे, वरना नहीं रह सकते थे, जजिया। और हिंदू जब तीर्थों पर जाते थे तो उनको तीर्थों का भी टैक्स देना पड़ता था इन मोहम्मदन से शासकों को, तीर्थ कर। अकबर ने आते ही ये जजिया और तीर्थ कर हटाया था। बोले नहीं, सारे बंदे एक से हैं, इसीलिए उसके आगे दी ग्रेट लगता है, सारे एक से हैं, उसने हटाया था। लेकिन जहांगीर और शाहजहां उन्होंने भी हटाया रखा कि नहीं, बंदे सही है, सारे हिंदू भी हमारे ही हैं। लेकिन औरंगजेब ने जो ही अपने बाप को आगरा के फोर्ट में कैद कर लिया, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करके उसको कैद खाने में डाल दिया कि तू अपनी वाइफ का, मुमताज महल का ताजमहल इस खिड़की से देखा कर और बैठा रहे, और राज करूंगा मैं। औरंगजेब इस तरह से राज पर बैठ गया था 56 और 57 में, 16, और ये रहा 1707 तक। औरंगजेब ने राज पर बैठते इसने एक तो काम किया, ये जजिया लगा दिया वापस, क्योंकि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था और ये क्या करता था कि बस सुन्नी धर्म ही एकमात्र धर्म है दुनिया के अंदर, बाकी सब बेकार है, सारे सुन्नी मोहम्मडन्स में कन्वर्ट हो जाओ। और जो आज भारत के जो मोहम्मडन्स हैं जो कन्वर्ट हुए हैं वो भारत के ही लोग थे, भारत के ही दूसरी जाति हिंदू वगैरह थे। तो उन्होंने टैक्स से बचने के लिए क्या आगे अपने आगे खान अली ये लगाने लगे कि जब टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो क्या है, अपने मोहम्मडन बन जाओ। मैंने अर्ली मेडाइवल पीरियड में बताया था कि जातियां कैसे बनी थी, टैक्स के चक्कर में ही जातियां बनी थी। जो टैक्स नहीं देना चाहते थे वो टैक्स फ्री जात अपनी बना लेते थे। अब जैसे नूरजहां का नाम, ये सॉरी जहांगीर का नाम है तो नूरजहां पढ़ना पड़ा आपको। और नूरजहां को तो वो इतना लाइक करता था
कि चांदी के सिक्के चलाए, एक तरफ खुद की फोटो, दूसरी तरफ नूर ए बेगम, उसकी फोटो चांदी के सिक्कों पर, सिल्वर कॉइन पर, याद में। औरंगजेब का नाम आता है तो भाई शिवाजी को भी बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा। औरंगजेब की सारी सेना वगैरह और जो भी थी मुगल, इतने लाखों में संख्या में सेना वगैरह थी, शिवाजी ने खत्म करी थी। और शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब साउथ में विंध्य को पार किया पहली बार 82 में, कि मैं खुद उसको शिवाजी को कब्जे करता हूं, मैं देखता हूं कौन है ये शिवाजी, कि फौज के जो कप्तान है उनके ताबे नहीं आ रहा है ये शिवाजी, मैं जाता हूं। तो 1682 में इसने विंध्य पर्वत पार किया था, और यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ शिवाजी को पार करने तरह पहाड़ियों में जगह जगह चौकियां लगाई, कब्जा। लेकिन शिवाजी इसके कंट्रोल में आए नहीं, और फौज को, मुगल फौज को खत्म करते गए शिवाजी। शिवाजी के गुजरने के बाद में, शिवाजी के स्वर्गवास के बाद में, उनका लड़का संभाजी गद्दी पर वहां बैठा था। उस संभा को औरंगजेब ने कैद भी कर लिया था, यातनाएं भी थी। इस तरह की एक फिल्म भी अभी संभाजी के ऊपर आई। लेकिन मराठों को औरंगजेब दबा नहीं सका, और लास्ट में ऐसी हालत हो गई कि खजाना हो गया खाली, और ये औरंगजेब खुद नॉर्थ जा नहीं पाया, और इधर बंगाल वाले आजाद हो गए, इधर अवध वाले आजाद हो गए, इधर अफगानिस्तान में कंधार वगैरह सब आजाद हो गए, ये यही उलझ के रह गया। और लास्ट में वहीं, पहले इस शहर का नाम था महाराष्ट्र में औरंगाबाद, शिरडी के आसपास ही है औरंगाबाद। औरंगाबाद आजकल नाम हो गया संभाजी नगर। संभाजी नगर में इसकी एक साधारण सी कब्र के अंदर दबा पड़ा है औरंगजेब। कहने का मतलब है कि शिवाजी को कंट्रोल, या मराठों को कंट्रोल नहीं कर पाया, और अपनी सारी सत्ता, साम्राज्य, जो एम्पायर मैंने लिखा है, इसको औरंगजेब ने धर्म के चक्कर में खत्म कर लिया, और साउथ के अंदर ही उसकी कब्र बनी संभाजी नगर में। तो औरंगजेब आएगा तो शिवाजी को पढ़ना पड़ेगा, जहांगीर का नाम आएगा तो नूरजहां को पढ़ना पड़ेगा, हुमायूं का नाम आएगा तो शेरशाह सूर को पढ़ना पड़ेगा, और अकबर का नाम आएगा तो कुछ अच्छी बातों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, मनसबदारी क्या था, यानी इस मुगल एम्पायर में 200 साल के अंदर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, जो कि अकबर ने शुरू किया है। वही 15 स्टेट थे, 15 स्टेट में बनाया है सारे इंडिया को, और डिस्ट्रिक्ट सल्तनत में ही पड़े थे ऐसे, और कुछ गांवों का जो ग्रुप था उसको परगना, और लास्ट में विलेज। विलेज को वही मुकदम पटवारी देखते थे, परगना को आमिल देखता था, डिस्ट्रिक्ट को सिकदार देखता था, और स्टेट को सूबा कहते थे तो उसको सूबेदार, और सल्तनत में सूबेदार को, सूबा को कहते थे इक्ता, और इस इक्ता को चलाने वाले को कहते थे मुक्ति, मुक्ति, और यहां सूबेदार कहते थे मुगलों में। और सेंटर में प्रशासन कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, सेंटर में वही
रेवेन्यू का हेड वजीर और फौज का मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज, और जो धार्मिक काम उसमें काजी देखता था सल्तनत में, इसमें इसका नाम सदरे सुदूर। जो मंदिर मस्जिद को जमीनें वगैरह दान पुण्य और सैंक्शन हुआ करते थे, देते थे, वो उसको सदरे सुदूर देखता था। एक पोस्ट और थी, मुगलों में खान पीन का बड़ा शौक होता था, तो उसके लिए एक अलग मंत्री रख दिया इन्होंने, यानी कैटरर ही रख दिया एक अलग से। उसका नाम था खान ए सामा, खान सामा। आज भी मजाक में क्या, शादी ब्याह और होता है तो जो मुख्य जो हलवाई होता है उसको कहते, अरे आपका खान सामा कौन है, कि फला फला है। ये सेंटर, इस तरह से इनका सेंटर चलता था ये। और जो चौल में जैसे जो डीलर लोग थे, डीलर जो बिजनेस करते, बिजनेसमैन जो ग्रुप बना के एक नगरम को संभालते थे, टाउन को, वैसे ही इनमें क्या कि टाउन को संभालने वाले होते थे कोतवाल। ये नाम इतना प्रसिद्ध है कि आपको हर सिटी, भारत के हर शहर के अंदर जो थाना, पुलिस थाना होगा, उसको कोतवाली कहते हैं। कि FIR रोज कराए कोतवाली में, कोतवाल बैठा है वहां, थानेदार बैठा है वहां, कोतवाल कहते हैं थानेदार, कोतवाल। ये तो इनकी पोस्टें हो गई जो काम करते थे ये लोग। रेवेन्यू का क्या सिस्टम था, जैसे अलाउद्दीन का था ना, 50% खिराज लेता था रेवेन्यू। रेवेन्यू हालांकि अलाउद्दीन ने सुधारा था, शेरशाह सूर ने भी बाद में सुधारा था, लेकिन पूरा परफेक्ट 100% नहीं सुधारा था। नापजोक सही नहीं हुई थी, और खराब जमीन पर किसान को क्या दंड दे दिया जाता है कि नहीं, अनाज ही नहीं हुआ फिर भी क्या, खराब जो बैड जमीन है उसका क्या, हमें तो इतना अनाज दे तू। मौके पर जाके कह देते थे कर्मचारी, नहीं तेरी जमीन का इतना है, जबकि उसकी जमीन ही बैड है, उपज ही नहीं आई, फिर भी बरसात भी नहीं, अकाल पड़ गया और पड़ गया, फिर भी तो बड़ी समस्याएं आती थी, नागरिक परेशान होते थे, किसान बहुत परेशान होते थे, नापजोक सही नहीं थी। इसलिए एक गुजरात से एक आदमी, अकबर ने जो गुजरात अभियान किया, तो वहां से एक आदमी लिया इसने, टोडरमल। नवरत्नों में था ये टोडरमल। टोडरमल को इसने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया। इस टोडरमल ने एक बंदोबस्त किया, बंदोबस्त कैसे किया कि एक तो इसने पिछले 10 ईयर्स में कितनी बरसात हुई, क्या हुई, इसकी एवरेज निकाली फसलों की, कि यहां इस ऐसी या इतनी मात्रा में फसल होती है इस जमीन में। और जमीन जो थी उसको 3 कैटेगरी में बांटा इसने, गुड, मिडल और बैड। जो बैड जमीन थी वहां से कोई रेवेन्यू नहीं लेना, इसमें आधी लेनी है, इसमें पूरी लेनी है। और नाम लिख दिया गया कि ये गुड जमीन है, ये बैड जमीन है, किसानों को तंग नहीं किया जाए। और इस एवरेज के हिसाब से उनसे टैक्स लिया 1/3, जो भी अनाज वगैरह होता था 1/3 राज का होता था। शाहजहां ने हालांकि 50% कर दिया था, उसने काफी बिल्डिंग में पैसे लगाए और लगाए इसने। अब एक और सिस्टम पढ़ते हैं अपने, टोडरमल वाले सिस्टम का जो बंदोबस्त था उसको जब्त कहते थे, जब्त। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब्त सिस्टम क्या है, बंदोबस्त सिस्टम क्या है। रेवेन्यू
बड़ा क्वेश्चन आ गया तो अकबर की या मुगलों की रेवेन्यू का सिस्टम बताइए, वो जमीनें वगैरह और फसलों का और टैक्स की रेट वगैरह आपको बताने पड़ेंगे। अब फौज के बारे में आते हैं, मनसबदारी। मैंने व्हाट डू यू मीन मनसब? सारों का मन? नहीं, ऐसा नहीं है, ये फारसी शब्द है, ये टाइटल है, संख्या से दिए जाते थे। जिसके पास, मान लो किसी को 5,000 मनसबदारी दे दिए सम्राट अकबर ने, 5,000 मनसबदारी मान सिंह को थी, तो इसका मतलब है कि उसके पास 5,000 सैनिक, जात कहते थे उसको, 5,000 जात, और इतने ही सवार होते थे, घुड़सवार, घोड़े। और घोड़ों को अलाउद्दीन की तरह से दागा जाता था, इन सैनिकों का भी लिया जाता था। सैनिकों को और घोड़ों को, घुड़सवारों को, उनको पेमेंट करने के लिए अलाउद्दीन तो नकदी देता था, कैश, तनख्वाह। लेकिन यहां क्या है कि इनको, मनसबदारों को जागीर दे दी जाती थी। जागीर, जागीर का मतलब है कि घोड़े और सैनिकों की तनख्वाह के बराबर इनकी इनकम उस जागीर से होती रहे। अलाउद्दीन के टाइम में इक्कते होते थे, सूबे होते थे या परगना देते थे, तो वो थोड़े से क्या है कि हेरिडेटरी होते थे, मतलब बाप के मरने के बाद बेटा बेटे को मिल जाया करते थे। और लेकिन अकबर ने एक बड़ी समझदारी का काम किया कि एक ही जगह रहेंगे तो उपद्रव करेंगे और साम्राज्य को बिगाड़ेंगे, एक्सपेंशन को बिगाड़ेंगे, काम नहीं करेंगे फौज में। तो मान सिंह को बंगाल का जागीरदार बना दिया। तो बंगाल से जो रेवेन्यू आती थी, वो वजीर कितनी आई है आपकी जागीर से, और आप ये लीजिए और अपने घोड़े, घुड़सवार और उनको जो है पेमेंट करिए। और मान सिंह खुद जो है वो वहां लड़ने के लिए चला गया, कंधार की तरफ, कश्मीर की तरफ। तो जहां जागीर होती थी वहां से मनसबदार दूर रहते थे और जागीर से इनकम उनके पास पहुंच जाया करती थी। तो कहने का मतलब है कि यदि मनसबदार मर गया तो मुगल फौजी उसके घर जाया करते थे, खाने पीने के सामान को छोड़ के सारा सब कुछ सामान राज में जमा करा देते थे। मनसबदारी ये होती थी, मनसबदारी। और वो मतलब हेरिडेटी नहीं थी कि बेटे को भी मनसबदार बना दिया, बाप था, ट्रांसफरेबल थी मनसबदारी। एक मनसबदार मर गया तो दूसरा खड़ा हो गया। फिर भी नहीं समझे तो मनसबदार, जैसे फौज में आज भी है ना, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, वो संख्या से तय करते थे कि 250 मनसबदार कैप्टन हो गया, 500 का कर्नल हो गया, 5,000 वाला ब्रिगेडियर हो गया, इस तरह से। इसको मनसबदारी कहते थे। सेना के, सेना की, आर्मी की पोस्ट होती थी मनसबदारी, ट्रांसफरेबल होती थी, हेरिडिटिकल नहीं होती थी। और इनको बदले में क्या है कि खर्चा पानी चलाने के लिए जागीर दी जाती थी, जो काम और कहीं करते थे, और इनका रेवेन्यू और कहीं से, जागीर और कहीं होती थी। मुगल एम्पायर को जब तक आप मैन्युस्क्रिप्ट, जो ये आपके अबुल फजल की
अकबरनामा नहीं पढ़ोगे तब तक मुगल एम्पायर पूरा पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। इसके 3 वॉल्यूम थे। पहले तो ये देखते हैं कि अबुल फजल मिला कहां से अकबर को। ये राइटर लेखक, इसके बड़े भाई का नाम था फैजी। दोनों भाइयों को ले गया था। और मजे की बात ये कि राजस्थान में ये नागौर से थे, नागौर के थे ये। तो फैजी को वहां जाकर उसने फतेहपुर सीकरी में लाइब्रेरियन बना दिया था, किताबों से माथामार। और अकबर के पास में अबुल फजल बैठा रहता था, ये लिखता रहता था। और उसने एक अकबरनामा लिखा। अकबरनामा में उसने 3 वॉल्यूम थे। इसमें तो ये बाबर, हुमायूं का विवरण था पहले में, मतलब इसके अकबर के एंसेस्टर्स की बातें होती थी उसमें पहले वॉल्यूम में। आईने दूसरे में क्या है कि रोजाना दरबार में जो अकबर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अकबर खुद के बारे में वो आईने अकबरी में लिखता था, आईने अकबरी। इसलिए अकबरनामा और आईने अकबरी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इसका एक वॉल्यूम है वो आईने अकबरी। और 3rd वॉल्यूम में जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, मनसबदारी पढ़ी, और जो वार होते थे हल्दी घाटी का, और जो भी वार होते थे उसका डिस्क्रिप्शन 3rd वॉल्यूम में मिलता है। तो अकबरनामा किसने लिखा? अकबर के दरबारी अबुल फजल ने, जो नागौर का था। एक और अकबर का काम आता है, दिन दिन है इलाही। इलाही होता है ना, इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज का अकबर ने नाम रख दिया था इलाहाबाद, आजकल फिर प्रयागराज हो गया। इलाही मतलब अल्लाह से संबंधित। तो एक दीन मतलब धर्म। अरे किसी का दीन धर्म, तुम्हारा कोई दीन धर्म है या नहीं? दीन का मतलब धर्म, रिलीजन। एक ईश्वर का धर्म, दीन ए इलाही। ये अकबर ने खुद ने एक धर्म चला दिया, मतलब खुद ये मोहम्मद साहब बनने की कोशिश करने लगा। इसने सारे धर्मावली में वो फतेहपुर सीकरी में बुलाया कि भाई पारसी भी आ जाओ, जैन भी गए, बौद्ध भी गए, और हिंदुओं के सनातनी धर्म वाले भी गए, पंडित पुजारी वगैरह भी गए। सारे धर्मों से उनके पंडित मौलवी और मियों को भी बुलाया, शिया वालों को बुलाया, सुन्नी वालों को बुलाया। क्या हमें बताओ, आपके धर्म के बारे में बताइए, कोई अच्छी अच्छी बातें। सारे बताने लगे। जैसे ईसाई पादरी आए, वो क्रूस वगैरह लगा के बोले अकबर को इतना कर लिया है, ये अकबर तो क्या है कि अब ईसाई बनने वाला है और इंडिया सारी क्रिश्चियन हो जाएगी। लेकिन अकबर सुनता था, वो सोचते थे इसको पसंद आ गया हमारा वाला धर्म। तो सारों से कोई अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी करके इसने एक धर्म बना दिया, इसने दीन इलाही खुद। हालांकि इसने जबरदस्ती नहीं करी कि आप दीन इलाही अपनाओ। जैसे मान सिंह नहीं बोलो मैं तो हिंदू ही हूं, हिंदू रहूंगा, आपका धर्म आप रखो। बीरबल बीरबल ने दीन इलाही धर्म अपना लिया था। तो इस तरह से सारे धर्मों की बढ़िया बढ़िया बातें अकबर ने इकट्ठी करके एक दीन इलाही बनाया। उसको, इस पॉलिसी को क्या कहा गया? सुलह कुल। सेकुलर बनने की कोशिश करी, इसीलिए इसके नाम के आगे दी ग्रेड लगता है अकबर के। तो मैं समझता हूं आपको ए से लेकर जेड तक
समझ में आ गया होगा ये सोर्स कोड बी और हज ऐसे। और मुगल साम्राज्य का अंत होने का कारण खुद औरंगजेब, हरियाणा में सतनामियों ने भी विद्रोह किया, पंजाब में सिखों ने गुरु गोविंद सिंह ने, और यहाँ भरतपुर के पास जाटों ने, मराठों का तो पढ़ ही लिया आपने। कहने का मतलब है, और जो मोमडन जो सूबेदार जो थे वो स्वतंत्र हो गए, कोई नवाब बन के बैठ गया, कोई निजाम बन के बैठ गया। जब फरवरी 1707 में औरंगजेब मरा तो उसने खुद ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं मुगल एम्पायर का खात्मा देख रहा हूं और अब मैं मर रहा हूं। अजनबी जन्मा था, अजनबी होकर ही मर रहा हूं। तो यहाँ मुगल एम्पायर को अपने रेस्ट देते हैं। औरंगजेब भी महाराष्ट्र में संभाजी नगर में कब्र में रेस्ट कर रहा है। थैंक यू बच्चों।